बेच नहीं रहे हैं। देश जो दुनिया में आर्थिक जगत में 10वें नंबर पे था, आज 5वें नंबर पे आ गया। बेच नहीं रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ये कौन सा, आप किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि देश बिक रहा है? देश तो पूरे दुनिया में नाम कमा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिनकी पत्नी बीमार थी, खुद चल के इंडिया आए हैं। देश बिक रहा है या देश बढ़ रहा है? ये फिर मैंने कहा अंतहीन। बस आज की तारीख में मैं बताऊं, आप अर्थव्यवस्था की बात की थी, आज की तुलना में जो भारतीय रुपया है वो अमेरिकन डॉलर के मुताबिक इतिहास में सबसे कमज़ोर है। और एक नया इतिहास भारत यह भी बना रहा है कि अब 25 देश में भारतीय रुपया चलेगा। भारतीय रुपया से अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब डॉलर का वर्चस्व खत्म कर रहा है भारतीय रुपया, यह भी एक रिकॉर्ड है। भारतीय रुपया तो मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश के टका से भी कमज़ोर हो गया है, लेकिन डॉलर से मजबूत हो गया है। अब 26 देश में भारतीय करेंसी से व्यापार होगा। अभी रसिया में हजारों करोड़ रुपया भारतीय रुपया से तेल खरीदा गया है। नहीं देखिए, भारत और रूस का तो बहुत पहले से, मतलब भारत सोवियत, अभी संयुक्त अरब अमीरात से भी समझौता हुआ जहाँ रुपया में व्यापार होगा। वही मैंने कहा ये अंतहीन बहस है ना। लेकिन आज की स्थिति में क्या है कि एक मतलब महंगाई ऐसी बढ़ गई है। मोदी जी के ने तो कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। आज भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया सवेरे सवेरे उठ के, 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया। आप भी इस इंटरव्यू के बाद कृपया चेक करेंगे, आपके भी अकाउंट में नहीं आया। नहीं, हमारे गांव में तो सब लोग का आया। हमारे गांव में जब हम पहला कार खरीदे थे तो हमारे गांव में सिर्फ एक ही अल्टो हुआ करता था, और आज हमारे गांव में 25 कार है, वो भी सब लग्जरी। होंडा सिटी और एक CB 700, हर लग्जरी कार हमारे गांव में 25 से ऊपर है। अब पता नहीं आपका कौन सा गांव है, ये तो थोड़ा मुझे आदर्श गांव टाइप का लग रहा है। हम तो हर गांव में चलिए, अभी आपको हम 4 व्हीलर दिखा देंगे। हर 2 घर के पर एक 4 व्हीलर लगा हुआ है। ठीक है, बट मैं आम आदमी की तो ये स्थिति हो गई है कि गैस सिलेंडर वो नहीं खरीद पा रहा है। आम आदमी अगर गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है तो इतना गैस का सेल कैसे है? आज अपना देश में सारे पेट्रोलियम कंपनी अपने समय में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। देखिए, मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां सिक हो गई हैं, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। पूरा जो क्यों नरेंद्र मोदी क्यों भाग रहे हैं JPC बनाने से? क्यों संयुक्त संसदीय समिति नहीं बनाई जा रही है? क्योंकि गौतम अडानी ने इस देश में जितने भी घोटाले किए वो सारे घोटाले पकड़ा जाएंगे। तो वही तो फिर हम बोलेगा गौतम अडानी आज कांग्रेस के मोदी के वजह से बढ़ गए हैं, तो क्या धीरू भाई अंबानी कांग्रेस के वजह से बढ़ गए थे? हो सकता है कुछ उनको मदद मिली हो सकता है मिली हो, लेकिन जितना मतलब खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को आगे बढ़ाया है, उतना इस देश के इतिहास में किसी भी पूंजीपति को, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बढ़ाया था। गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी अरबपति थे, सैकड़ों कंपनियां थी उनकी। लेकिन धीरू भाई अंबानी एक नोजल मैन थे, पेट्रोल भरते थे, वो कांग्रेस पार्टी के शासन में अरबपति हो गए। तो वो कैसे हो गए? नहीं, वो भी जो आपने कहा वो अदन में गैस में थे, गैस स्टेशन पर थे, पेट्रोल पंप पर थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी विमल शूटिंग वगैरह बनाई है ना। धीरे धीरे उनका भी अपक्रम, पहला दिन रिलायंस नहीं बना है। तो उसी तरह से धीरू भाई गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के आने से पहले अरबपति थे। उनकी सैकड़ों कंपनियां थी। उनका अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी केमिकल, अडानी बिल्मर, सब नरेंद्र मोदी के आने से पहले बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अब तो ये स्थिति है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे देश जाते हैं तो गौतम अडानी को अपने साथ हवाई जहाज़ में बैठा के ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं तो कोयला खदान खरीदवा देते हैं अडानी को। बांग्लादेश से जाते हैं तो बिजली घर दिलवा देते हैं अडानी को। यह तो देश के लिए बड़े सम्मान की बात है ना कि कोई भारतीय नागरिक विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ा कर रहा है। नहीं, देश के लिए एक आम हिंदुस्तानी को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। एक आम, ये 140 करोड़ का देश है। ये गौतम अडानी देश का अकेला भारतीय नागरिक नहीं है, 140 करोड़ का देश है। एक आम आदमी को क्या मिल रहा है? गौतम अडानी आज आज़ादी का 76 साल हो गया, और 76 साल में 8 साल राज किए हैं नरेंद्र मोदी। तो बाकी जो 70 साल 68 साल इस देश में आम आदमी को क्या मिला? 68 साल, 10 साल पहले आज़ादी के 68 साल बाद तक कौन आम आदमी हवाई जहाज चढ़ रहा था? पहले भी तो आम आदमी को कुछ नहीं मिला आज़ादी के 68 साल तक। नहीं, ठीक है, वही मैंने कहा कि बहुत एक अंतहीन बहस हो जाएगी। लेकिन मैंने चूँकि आप रामचरितमानस सब लोग मोदी पर आ गए हैं, अब यदि आप नरेंद्र मोदी को देखिए, जितने भी उनके बड़े बड़े वादे थे, एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। तो अभी तो बात इसी पर उठता है ना कि एक शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस पर बात करने की आवश्यकता क्या है? अगर हम लोग इसी रामचरितमानस की बात करें तो शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस पर बात करने की आवश्यकता क्या है? अब ये तो हो सकता है कि तड़ीपार गृह मंत्री को आज की तारीख में झंझारपुर आने की आवश्यकता क्या है जब मणिपुर जल रहा है?
यदि शिक्षा मंत्री हो सकता है आपका, मैं जानता नहीं, हो सकता है कई बार मतलब मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि थोड़ा मीडिया भी मतलब पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता रखता है। मैं नहीं जानता कि मतलब ये कहाँ तक सही है, लेकिन भारतीय मीडिया में भी ऐसा है कि सवर्णों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, तो उसमें थोड़ा पिछड़ी और दलित और आदिवासियों के विरोध में मीडिया मीडिया विरोधी मानसिकता रख के कुछ नहीं उखाड़ सकती है, लेकिन एक राजनेता अगर विरोधी मानसिकता रख ले तो देश में बहुत कुछ बदल सकता है। तो अगर इस देश का आज़ादी के 70 साल तक दलित और पिछड़ा के समर्थक मानसिकता वाली सरकार रही तो ये देश पिछड़ा देश क्यों रह गया आज़ादी के 70 साल तक? नहीं, देखिए आगे बढ़ा है। जब आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था तो एक सुई तक नहीं बना पाते थे हिंदुस्तान, और 70 साल में भारत बहुत आगे बढ़ा है ना। तो सुई तक भी नहीं बनाता था, जापान का उससे भी बुरा हाल था, वहाँ एटम बम गिर गया था 1945 में। उसके बाद जापान विकसित देश हो गया, हम लोग काहे नहीं हो गए? तो जापान को तो यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो अमेरिका ने बिल्कुल अपनी छतरी के नीचे ले लिया, और पूरा अमेरिका के मतलब आप कह सकते हैं कि छत्र छाया में वो फला फूला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जापान का संविधान भी लिखाया गया, तो अमेरिका के वजह से जापान बढ़ गया, फिर चीन तो किसी के छत्र छाया में नहीं है, फिर चीन कैसे बढ़ गया, हमसे आगे कैसे हो गया? देखिए चीन तो उतना आगे नहीं बढ़ा है। चीन की जो विकास है वो वहाँ के कुछ गिने चुने शहरों में है, बीजिंग में है, शंघाई में है, इसमें है क्या कहते हैं कैंटन वगैरह में है कुछ। तो आर्थिक मामले में हम आपको बता दें कि हम लोग का टारगेट 20 साल बाद चीन के इतना पहुंचना है, यानी आर्थिक मामला में चीन हम लोग से 20 साल आगे है। ठीक है, आगे हो गया होगा। इसकी एक वजह यह है कि चीन ने जनसंख्या के नियंत्रण बहुत मतलब सख्ती के साथ किया, उसके बाद भी तो चीन अभी तक 1 साल पहले तक हम लोग से ज़्यादा ही जनसंख्या में था। तो उसका क्षेत्रफल भी आप देखिए, क्षेत्रफल अब चीन का भारत से कितना बड़ा है, इसलिए उसका जो जनसंख्या घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो भारत से बहुत कम रहा। और चीन में मैं आपको बताता हूँ, डेंग जियाओपिंग जब तक माओ जेडोंग की हुकूमत थी तब तक वो लोग कहते थे कि नहीं जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। जब डेंग जियाओपिंग की हुकूमत आई तब चीन ने वन चाइल्ड नॉर्म को सख्ती से लागू किया, एक संतान की नीति को। और जब चीन ने अपनी जनसंख्या पर बहुत कठोरता से नियंत्रण किया तब जाके चीन का वो विकास हुआ। तो फिर यहाँ पर भी जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा करना चाहिए था हम लोग को ना। फिर हम लोग रामचरितमानस पर चर्चा करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा इसलिए नहीं भारत में हो पाती है कि उसको हमेशा एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। तो फिर रंग देने वाले लोग कौन है? तो जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा होना चाहिए था ना, आप ये मानते हैं? मानता हूँ, लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। मतलब जनसंख्या नियंत्रण में मैं जब भी देखता हूँ कि चर्चा होती है तो उसमें मुसलमानों को निशाने पर लिया जाने लगता है, जबकि बहुत सारे हिंदू हैं जो एक बेटा के इंतजार में 10-10 बेटियां पैदा करते हैं। तो मुसलमान निशाने पर क्यों आ जाता है? वो अपना जनसंख्या नियंत्रण करे, हम हिंदू भी जनसंख्या नियंत्रण करे। इसमें निशाना पर आने ना आने का कहाँ बात उठता है? बात जनसंख्या का है, जनसंख्या पर ही रहे, निशाना इसमें क्या होता है? नहीं, जो सांप्रदायिक संगठन है जैसे भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार के जो सांप्रदायिक संगठन हैं, जिनकी पूरी राजनीति जो है वो मतलब मुस्लिम विरोध की राजनीति है, और पूरा जो संघ परिवार आप कह सकते हैं वो मुसलमानों को निशाना साधने के लिए नए नए मुद्दे उठाता रहता है। कभी गोरक्षा का मुद्दा, कभी घर वापसी का मुद्दा, कभी लव जिहाद का मुद्दा, कभी जनसंख्या का मुद्दा। तो इसलिए इस देश में जब भी जनसंख्या की चर्चा होती है तो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की बात आ जाती है। उसमें अभी बीजेपी और आरएसएस पिछले 10 साल से मुसलमान को टारगेट कर रही है। चलिए आपका ही बात मान लिए, इसीलिए मुसलमान को प्रॉब्लम है। तो आज़ादी के 60 साल बाद तक क्या हो रहा था? उस समय तो भाजपा थी नहीं, फिर मुसलमान क्यों नहीं आगे बढ़ गए? फिर उनके यहाँ क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण हुआ? उनके यहाँ क्यों नहीं ये सारी समस्या समाप्त हो गई, गरीबी खत्म हो गई? आज़ादी के 60 साल तक तो कांग्रेस थी नहीं। गरीबी और देखिए, गरीबी और जनसंख्या का भी नज़दीक संबंध है। हिंदुओं में भी जिन लोगों में गरीबी है उनमें ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। मुसलमानों में भी चूँकि बहुत ज़्यादा गरीबी है इसलिए उनका परिवार ज़्यादा बड़ा होता रहा। इमरजेंसी के समय संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण की काफ़ी कोशिश की थी, और ईमानदार कोशिश की थी, मैं उसको मानता हूँ। शायद एक ही बार आज़ाद हिंदुस्तान में ईमानदार कोशिश हुई, वो आपातकाल के दौरान हुई, वो संजय गांधी ने की थी। लेकिन उसके बाद भी इसको ऐसा मुद्दा बना लिया गया कि उसके बाद फिर किसी पार्टी ने उसको छुआ नहीं। परिवार नियोजन मंत्रालय का नाम बदल के परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। मतलब परिवार नियोजन की बात करने वालों को लगा कि ये हो जाएगा। और आज की तारीख में तो जब भी इसकी आप बात कीजिएगा तो वो मतलब एक मुस्लिम। चलिए, जब बात अडानी की होती है तो हम सवाल करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि अडानी नरेंद्र मोदी के आने से पहले अरबपति थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी नोजल मैन थे। उस समय कांग्रेस की बात करने पर जवाब नहीं मिल पाता है सही।